हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हम अपना थर्ड लेक्चर। देखो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, बेसिकली यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है यूनिट सेल, कैसे हम यूनिट सेल में जो हमारे क्रिस्टल टाइप हैं, जो 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं उनके पढ़ेंगे। फिर 4 टाइप की बेसिकली यूनिट सेल को भी हम इसी में पढ़ लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, और सबसे पहले बात करता हूँ मैं क्रिस्टल लैटिस की। क्रिस्टल लैटिस की होता क्या है क्रिस्टल लैटिस, समझो। देखो जब मेरे क्रिस्टलाइन सॉलिड हो रहे थे, रिकैप करेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड देखा, उसके टाइप्स देख लिए हमने। ठीक है, बेसिकली 4 ब्रॉड टाइप और उसमें मोलिकुलर के 3 टाइप, ये सब देख लिया। रिवाइज करेंगे, क्लास स्टार्ट करेंगे उसके बाद। ठीक है, देखो जब रेगुलर अरेंजमेंट के साथ, मैंने बताया फिक्स्ड ज्योमेट्री होती है, एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड की। अब वो ज्योमेट्री में जो मेरे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो, मेटल एटम हो, ठीक है, या मेरा कोवलेंट का एटम हो। ठीक है, कोवलेंट में एटम होते हैं, कुछ भी हो, वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वो एटम्स, वो जब मेरे 3 डायमेंशनल सिस्टम में अरेंज होते हैं, और वो जब 3 डायमेंशनल सिस्टम में अरेंज होते हैं और एक कंस्टिट्यूएंट एटम को दूसरे कंस्टिट्यूएंट एटम से, जैसे मैंने मान लिया, जैसे मैं किसका क्रिस्टल देख रहा था, जैसे कार्बन का, क्या बोल सकते हैं, मैं डायमंड देख रहा था, बेसिकली क्या कहते हैं, डायमंड का क्रिस्टल ही देख रहा था, या NaCl का क्रिस्टल देख रहा था। Na यहाँ बैठा है, Cl यहाँ बैठा है, ये दोनों एक बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं, दैट इज। और ठीक है, ऐसी और NaCl बहुत सारे जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक सिस्टम में बहुत सारे, एक क्रिस्टल में बहुत सारे NaCl होंगे, वो सब बॉन्ड के थ्रू जुड़े होंगे। तो ये एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री फॉर्म कर रहे होंगे, लाइक क्यूबिक फॉर्म कर दी, या कोई भी ज्योमेट्री फॉर्म कर दी। मैं समझो अभी क्यूबिक फॉर्म कर दी, उन्होंने एक क्यूबिक ज्योमेट्री फॉर्म कर दी। ठीक है, अब ये क्यूबिक ज्योमेट्री फॉर्म कैसे हुई, देखो यहाँ समझो, ये Na+ होगा, कहीं Cl- से अटैच होगा, अगला Cl- बैठा होगा, Na+ बैठा होगा। ठीक है, Cl- बैठा होगा, Na+ बैठा होगा, Na+ बैठा होगा, Cl- बैठा होगा। अभी मुझे नहीं पता कहाँ बैठे, ये सब एक किसके थ्रू जुड़े होंगे, मान लिया मैंने बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हैं। ठीक है, ये बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हैं, तो ये बेसिकली इस तरीके से क्या बना लेगा, ये क्यूबिक क्रिस्टल बना लेगा। क्यूबिक क्रिस्टल बनाया, मैं सोच अभी ऐसे ही बनाया होगा क्यूबिक क्रिस्टल, इसको समझो, इस बात को समझो। ठीक है, अब देखो तो बेसिकली क्या है कि जो मेरे ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, अगर मैं इनको 3 डायमेंशनल स्पेस में अरेंज कर देता हूं, ठीक है, अगर मैं 3 डायमेंशनल सिस्टम में अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अरेंज कर देता हूं स्पेस में, तो वो मेरा क्या फॉर्म कर लेता है, क्रिस्टल लैटिस फॉर्म कर लेता है। यही डेफिनेशन होती है, व्हेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन 3 डायमेंशनल स्पेस। ठीक है, या अरेंज्ड इन 3 डायमेंशनल स्पेस एंड फॉर्म ए क्रिस्टल लैटिस, या फॉर्म ए लैटिस इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। वो क्रिस्टल लैटिस ही फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब बेसिकली जो ये पॉइंट होते हैं जहां एटम या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, प्रेजेंट होता है, उसको मैं बेसिकली लैटिस पॉइंट बोलने लगता हूँ। क्या बोलने लगता हूँ, लैटिस पॉइंट बोलने लगता हूँ। चाहे वो एज कहीं भी वर्टेक्स पर हो, चाहे वो सेंटर में हो, कहीं भी हो, तो इनको बेसिकली क्या बोलने लगता हूँ मैं, लैटिस पॉइंट बोलने लगता हूँ। ठीक है, डेफिनेशन बिल्कुल NCERT में मेन हमारा मुद्दा है समझना, नोट्स तो आपको मिल ही रहे हैं। ठीक है, देखो अब समझो, लैटिस पॉइंट समझ में आ गया, क्रिस्टल लैटिस समझ में आ गया कि जब मैं 3 डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट देखूंगा अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का इन स्पेस। देखो, और अगर डेफिनेशन लिखनी है तो 3D रेगुलर अरेंजमेंट या रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस इज नोन एज क्या, क्रिस्टल लैटिस। और जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की पोजीशन होती है उसको हम लैटिस पॉइंट बोल देते हैं। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है, हमारे पास टर्म होती है यूनिट सेल। यूनिट सेल, देखो यूनिट सेल क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ही हद इंपॉर्टेंट है, समझो। यूनिट सेल उस क्रिस्टल लैटिस की वो सबसे छोटी यूनिट होगी, वो क्रिस्टल की सबसे छोटी यूनिट होगी, जिसको मैं बार बार अगर रिपीट करूं, अगर मैं हर डायरेक्शन में 3 डायमेंशनल में उसको बार बार रिपीट करूं, तो वो मेरा पूरा क्रिस्टल सिस्टम दे दे, मुझे पूरा मॉलिक्यूल दे दे, या पूरा क्रिस्टल लैटिस दे दे, उसको मैं बोलता हूं यूनिट सेल। ठीक है, तो इसको बोल सकता हूं मैं, दिस इज स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट which forms crystal lattice या क्रिस्टल या क्रिस्टल लैटिस, एक ही बात है। ठीक है, देखो स्मॉलेस्ट यूनिट रिपीटेड इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में रिपीट करनी है। ठीक है, टू फॉर्म
क्रिस्टल लैटिस फॉर्म कर देगी। और अच्छी डेफिनेशन किसमें देखेंगे, एनसीईआरटी में, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ बेसिकली मुद्दा है समझाने का। देखो क्या हुआ, ये समझो, ये मार्कर है, ठीक है, ये एक यूनिट सेल है, अब देखो, अब और ये 5-6 मार्कर, दिस इज, ऐसे समझो, ये 4 मार्कर है, समझो दिस इज 4 मार्कर। यहाँ से टिप देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो, बिल्कुल पास आ गया मैं। दिस इज द क्रिस्टल सिस्टम, ये पूरा जो 4 है ये समझो क्रिस्टल सिस्टम है, क्रिस्टल सिस्टम है ये दिस इज, ये यहाँ तक दिख रहा है क्रिस्टल सिस्टम है, इसको समझो। अब ये मार्कर, एक मार्कर का जो सेंटर है, दिस इज द यूनिट सेल। कैसे यूनिट सेल है इसको समझो। अगर मैं इसको हर डायरेक्शन में रिपीट करूं तो ये मुझे ये पूरा क्रिस्टल ऑब्टेन हो जाएगा। कैसे, देखो अगर मैंने सब हटा दो, समझो अब ये एक है, इसको यहाँ रखो, इसको थोड़ा इधर करो, इसको इधर करो, इसको इधर करो, अब चारों जगह इसको इमेजिन करो, तो चारों जगह अगर मैं इसको इमेजिन करूंगा तो ये इसी तरीके से फॉर्म हो रहा होगा ना, इसी तरीके से तो फॉर्म हो गया होगा चारों जगह आकर। बार बार रिपीट करने पर सेम क्रिस्टल, पूरा क्रिस्टल सिस्टम रिपीट करके फॉर्म हो जाएगा। ये देखो समझो, मान लिया ये पूरा क्रिस्टल सिस्टम है, ये पूरा क्रिस्टल सिस्टम है, तो ये जो गोला है ना, ये एक यूनिट सेल है, क्योंकि इसको मैं अगर रिपीट करता रहूंगा, इस गोले को मैं हर डायरेक्शन में रिपीट करूं, सोचो इस गोले को इधर रिपीट कर दिया, इस गोले को नीचे रिपीट कर दिया, इस गोले को और नीचे रिपीट कर दिया, तो अगर हर डायरेक्शन में रिपीट करूं तो ये मुझे यूनिट सेल ही तो दे देगा, वो सॉरी क्रिस्टल सिस्टम ही तो दे देगा, तो ये एक यूनिट सेल है। कोई भी जो रिपीट करने पर 3 डायमेंशनल में मेरा क्रिस्टल सिस्टम ऑब्टेन करा दे, दैट इज यूनिट सेल, वही मेरी क्या है, यूनिट सेल है। इस चीज को समझेंगे। अब यूनिट सेल में बहुत सारी सिमेट्रीज होती हैं। क्या, देखो जब रिपीट करना है तो उसके लिए सिमेट्री भी जरूरी है। देखो तो यहाँ थोड़ी सी सिमेट्री एनसीईआरटी में तो नहीं है, पर मैं बता देता हूँ, सिमेट्री एंड सिमेट्री एलिमेंट्स। देखो कुछ सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, एक्चुअली सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, इसके लिए हमारी वीडियोस पढ़ी हैं ग्रुप थ्योरी की। सिमेट्री एलिमेंट्स मैंने हर एक को अलग अलग पढ़ाया है। देखो कुछ होती हैं एओएस, एक्सेस ऑफ सिमेट्री होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, 3 यही होते हैं मेन, आपको 3 ही पढ़ने हैं। 4th इज अल्टरनेट एक्सेस ऑफ सिमेट्री या इम्प्रॉपर एक्सेस ऑफ सिमेट्री होती है। एक्सेस ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री क्या होती है कि ऐसी इमेजिनरी एक्सेस जो मैं अगर मॉलिक्यूल के बीच से पास कर दूं, कहां से हमेशा पास होगी एक्सेस ऑफ सिमेट्री, मॉलिक्यूल के सेंटर से पास कर दूं, तो वो मोरे मॉलिक्यूल्स को दो बेसिकली मॉलिक्यूल से पास करूं और उसके थ्रू मैं थीटा एंगल से रोटेट करूं अपने मॉलिक्यूल को, किससे, थीटा एंगल से रोटेट करूं, तो मेरा मॉलिक्यूल सेम ओरिएंटेशन देना चाहिए। मेरा मॉलिक्यूल क्या देना चाहिए, सेम ओरिएंटेशन देना चाहिए। आओ इसको भी समझाते हैं इसी से मार्कर से। देखो सोचो इन सब की चारों की टिप सेम है। अगर एक इमेजिनरी एक्सिस मैंने बिल्कुल सेंटर से पास कर दी, मतलब यहां से और ऐसे पास कर दी, समझो ऐसे 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 पास कर दी, अब मैं उस एक्सिस के थ्रू इसको थीटा डिग्री से रोटेट करूंगा तो सेम स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो अब देखो अगर मैंने इसको थीटा डिग्री से रोटेट करा तो सेम स्ट्रक्चर ये सेम ऑब्टेन हो गया ना 90 डिग्री रोटेट के बाद। अब 90 डिग्री रोटेट करूं, सेम स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो गया। इस चीज को समझो, जैसे मैंने मान लिया ये मेरे पास स्क्वायर है, हर एंगल 90 डिग्री, यहाँ से कोई यहाँ इस पॉइंट से ऐसे जो मार्कर खड़ा है ना, ये एक एक्सेस ऑफ सिमेट्री है। इसको रोटेट करूँ, ये ए बी सी डी मान लिया, अगर मैं इसको 90 डिग्री से रोटेट करूँ ये इमेजिनरी एक्सेस के थ्रू, तो ये क्या बन जाएगा, डी ए बी सी, पर ये सेम ओरिएंटेशन है ना, तो ये जो ये सेंटर से पास होने वाली एक्सेस होगी इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेस ऑफ सिमेट्री। उसी तरीके से प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ये मॉलिक्यूल का वो प्लेन होता है, अगर मैं मॉलिक्यूल में से इसको पास कर दूं तो मेरा मॉलिक्यूल 2 आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली एक मिरर की तरह काम करता है कि इधर वाला पार्ट इसकी मिरर इमेज होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। जैसे ए बनाया मैंने, अगर मैं यहाँ से एक एक्सेस पास कर दूं ए के सेंटर से, तो इधर वाला पार्ट बिल्कुल इसके आइडेंटिकल है, बिल्कुल है, तो दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री इन ए। ठीक है, बी बनाया, बी में बीच से पास कर दो तो ऊपर वाला नीचे वाले के आइडेंटिकल हो गया। सी बनाया, सी के सेंटर से पास कर दो, ऊपर वाला नीचे के आइडेंटिकल हो गया, दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। इन सिमेट्रीज के बेसिस पर ही मेरा मॉलिक्यूल का क्रिस्टल सिस्टम फॉर्म होता है। 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स फॉर्म होते हैं इन्हीं के बेसिस पर। ठीक है, और इसको समझते हैं। ठीक है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ये वो पॉइंट होता है, बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट होता है, किसके, किसी भी मॉलिक्यूल के, जहां से मैं अगर मॉलिक्यूल को इन्वर्ट कर दूं, मतलब जो पॉइंट ए, जैसे देखो ये देखो कोई मॉलिक्यूल है C डबल बॉन्ड C H इथीन मॉलिक्यूल है,
ठीक है, ये मॉलिक्यूल का सेंटर हो गया, इसके पॉइंट है। अगर मैं इस पॉइंट से किसी भी डायरेक्शन में चलूं और उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलूं तो मुझे सेम डिस्टेंस पर सेम चीज मिलनी चाहिए, तो मेरे मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है। देखो इधर चला तो मान लिया 5 सेंटीमीटर पे ये सी मिला तो 5 सेंटीमीटर पे दूसरा सी मिल गया, यहाँ से इस हाइड्रोजन पे चला तो इधर भी हाइड्रोजन, इसके बिल्कुल 180 अपोजिट में चलना, इधर कुछ नहीं मिलेगा तो इधर ऊपर कुछ नहीं मिलेगा तो नीचे भी कुछ नहीं, तो यहाँ मॉलिक्यूल के सेंटर पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है। मतलब समझो सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है, ये इसको हम सेंटर ऑफ इन्वर्जन भी बोलते हैं। सेंटर ऑफ इन्वर्जन या सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि अगर मैं x को -x से रिप्लेस कर दूं तो मेरा मॉलिक्यूल सेम बनना चाहिए। मतलब x y z अगर कोऑर्डिनेट है मेरे किसी पॉइंट के, मतलब 3 डायमेंशनल में ये h पॉइंट के कोऑर्डिनेट x y z है, अगर मैं इसको -x -y -z से रिप्लेस कर दूं तो सेम ही मेरा मॉलिक्यूल होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये नॉलेज होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आओ अब अपनी यूनिट सेल पर चलते हैं। बिल्कुल यूनिट सेल को समझते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो यूनिट सेल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भैया, यूनिट सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट है, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट है जिसको रिपीट करके पूरा क्रिस्टल फॉर्म हो सकता है। समझो इसको रिपीट करके पूरा क्रिस्टल फॉर्म हो सकता है। अब इसके बेसिकली 6 पैरामीटर होते हैं, 6 पैरामीटर होते हैं। 6 पैरामीटर क्या होते हैं, जिसमें से 3 एक्सेस होती हैं और 3 क्या होते हैं, एंगल होते हैं। 3 एक्सेस होती हैं और 3 एंगल होते हैं। 3 एक्सेस क्या क्या होती हैं कि एक्सेस होती है ए बी और सी, 3 एक्सेस, ये इसको एजेस बोल सकता हूँ मैं, एजेस 3 एजेस एक्सेस ही बोलेंगे बेसिकली। और 3 एंगल होते हैं अल्फा बीटा गामा। अब ये अल्फा बीटा गामा और ए बी सी इनके पैटर्न से क्या होता है, यूनिट सेल मेरा क्रिस्टल सिस्टम को फॉर्म करती है। अब ए बी सी और अल्फा बीटा गामा किसके बीच का एंगल होता है, वो रिलेशन देखो, ऐसे लिखो ए बी सी अल्फा बीटा गामा, ठीक है, याद रखना है। तो देखो अब ये हो गया एक्सिस, याद रखना ए बी सी ऐसे याद रखना, ठीक है। देखो अब अल्फा बीटा किसके बीच का एंगल होगा, ए के नीचे क्या है आ रहा है अल्फा, तो ए और बी के बीच का एंगल देखो, समझो ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा, जो इनके नीचे नहीं आएगा, दैट इज गामा। तो ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा, गामा, क्योंकि ये इनके नीचे नहीं आ रहा है। सेम बी और सी के बीच का एंगल कौन सा होगा, बी और सी के बीच का एंगल, बी और सी के नीचे बीटा और गामा आ रहा है, अल्फा नहीं आ रहा, तो बी और सी के बीच का एंगल कौन सा होगा, अल्फा, ठीक है। अब इसी तरीके से आप समझ गए होंगे क्या कि मेरा ए और सी के बीच का एंगल कौन सा होगा, ए और सी के बीच में क्या नहीं आ रहा मेरा, बीटा, तो ए और सी के बीच का एंगल कौन सा होगा, बीटा। इस बात को याद रखेंगे, ये फिक्स होता है कि ए और बी के बीच का एंगल गामा ही होगा, याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। याद करने की ट्रिक ये कैसे होगा, ठीक है। दिस आर द 6 पैरामीटर, ठीक है। और ए बी सी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो भी सकती हैं, एक्सेस नहीं भी हो सकती हैं, ये बात रखना, ठीक है। याद हमेशा परपेंडिकुलर हो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री हो हमेशा, ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि अल्फा बीटा गामा अगर 90 डिग्री है तीनों, तो तीनों परपेंडिकुलर हैं, वह हो भी सकती हैं नहीं भी हो सकती हैं, ठीक है। अब टाइप ऑफ यूनिट सेल पढ़ते हैं, ठीक है, समझते हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल को समझते हैं, यूनिट सेल के टाइप्स को, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल समझना है इसको और हमें देखना। देखो 2 टाइप की होती हैं, फर्स्ट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। सेकेंड वन इज सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल, या इसको बोल सकता हूं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। डेफिनेशन क्या होगी, प्रिमिटिव यूनिट सेल वो यूनिट सेल होती हैं जिनमें मेरा एटम या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है। क्या, दोज यूनिट सेल इन विच constituent particle is only present at the corner। जब मेरा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट होगा तो वो मेरी टाइप ऑफ यूनिट सेल बनेगी प्रिमिटिव यूनिट सेल।
ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है सिंपल क्यूबिक टाइप यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इसका एग्जाम्पल है, SCC। ठीक है। ओ सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती है? नॉन प्रिमिटिव। सीधी सीधी डेफिनेशन है भैया, जब वो यूनिट सेल जिनमें मेरा क्या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या कॉर्नर के साथ कहीं और भी प्रेजेंट हो, या सेंटर में कहीं कॉर्नर के अलावा किसी पोजीशन पर प्रेजेंट हो तो दोस टाइप ऑफ यूनिट सेल आर कॉल्ड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, ये जो लिख लेंगे, मैं ये रोट लर्निंग नहीं करूंगा, बार बार सेम चीज़ नहीं, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना, समझने पर फोकस करना, बार बार यही बात बोल रहा हूँ, आप समझो इस चीज़ को। जब मेरी क्या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, इस तरीके से लिख लो, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ कॉर्नर के साथ साथ कहीं भी अदर प्लेस पर भी हो, अदर प्लेस कहाँ हो सकता है? सेंटर पर हो, कहीं भी हो सकता है, उसको बोल सकते हैं हम नॉन प्रिमिटिव टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो इसके एग्जाम्पल कैसे होते हैं मेरे? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, BCC, FCC, ECC एंड सेंटर, और भी होती हैं एज सेंटर, डायमंड। ठीक है, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है, आपको इन चारों यूनिट सेल का ही देखना, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, FCC, ECC, चारों यूनिट सेल को समझ लेते हैं, इनमें कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। सिंपल क्यूबिक को समझते हैं सबसे पहले। सिंपल क्यूबिक टाइप ऑफ यूनिट सेल में मेरा जो एटम होता है, देखो हमेशा क्यूब बनाएंगे आप भी नोटबुक में, जो एटम होता है वो हमेशा सिर्फ 8 के क्यूब के, देखो क्यूब के बारे में सिमेट्री इसलिए बताई थी, क्यूब में 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टेक्स होते हैं, 6 फेस होते हैं, और सुनो 8 वर्टेक्स 6 फेस और 12 एजेस होती हैं। ये चीज याद रखो, सब चीज बता रहा हूं। देखो पहले वर्टेक्स दे दो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वर्टेक्स हो गए। इन 8 पर, सिर्फ जब इन 8 पर कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट होता है तो वो मेरा यूनिट सेल बनाता है सिंपल क्यूबिक। इसको बड़ा करके लिखेंगे। ठीक है, 6 फेस कौन कौन से होते हैं वो दिखा देता हूं मैं, देखो साफ कर लेना। एक तो फेस दूसरे क्यूब में दिखाता हूं, यहां दिखाता हूं कि क्यूब के अंदर 6 फेस होते हैं, इनके नेमिंग कर लो, ABCD EFGH। देखो फेस देखो, एक तो ABCD ऊपर वाला फेस हो गया, ठीक है, ये ऊपर वाला फेस हो गया ABCD, लिख लेना आप फेस के नाम सारे 6 फेस के, ABCD हो गया। दूसरा फेस कौन सा होगा? ADHE हो गया दूसरा फेस, ADHE ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब देखो तीसरा फेस ये होगा BCGF ये हो गया तीसरा फेस, ठीक है, ये भी हो गया। चौथा फेस नीचे वाला होगा EFGH, फोर्थ भी हो गया। फिफ्थ फेस कौन सा होगा? देखो ये भी तो होगा CGHD, मतलब ये आगे वाला फेस, जैसे कमरे के 6 फेस होते हैं भैया, 1 2 3 4 ऊपर नीचे, ठीक है, 6 फेस वही। अब आगे वाला होगा, एक पीछे वाला भी होगा, कौन सा? ABFE, ये 6 फेस होते हैं। अब 12 एज होती हैं, ध्यान रखना, 12 एज दिखाता हूँ। देखो भैया 1 एज, 2 एज, 3 एज, 4 एज, 5 एज, 6 7 8 9 10 11 और 12 की 12 एज कट करके दिखाई, 12 एज होती हैं क्यूब में। ये सिमेट्री के बाद ही आती है, क्योंकि इसमें 3 C4 एक्सेस होती हैं, 3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री होती हैं जो C4 टाइप की होती हैं। मैं बोल रहा हूँ अगर आपको सिमेट्री ऑपरेशन, सिमेट्री एलिमेंट, एक्सेस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री पढ़ना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर क्या ग्रुप थ्योरी की वीडियोस हैं, जिनके शुरू के 3-4 लेक्चर्स में यही पढ़ाया गया है, वो आप जरूर देखें, आपको एक्सेस सिमेट्री का सब कुछ पता चल जाएगा। मैंने ही पढ़ाया है ग्रुप थ्योरी, ठीक है, वो देखें। ठीक है, ये तो होगी मेरी सिंपल क्यूबिक टाइप ऑफ यूनिट सेल। देखो सिंपल क्यूबिक समझ में आ गई, मैं इसको इरेज कर देता हूँ यार। अब देखो सेंटर्ड में देखते हैं, BCC कौन सी होती है? BCC इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बेसिकली। BCC समझते हैं। BCC में क्या होता है? देखो सब में क्यूब बनाना है, सबसे पहली बात तो इसमें क्या होता है, कॉर्नर पर तो एटम होते ही होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8
ठीक है, और इसके साथ साथ एक सेंटर ऑफ क्यूब में भी एक एटम रखा होता है। ठीक है, तो बेसिकली कितना होता है, कॉर्नर पर भी है और कॉर्नर के अलावा भी जगह पर प्रेजेंट है, तो ये नॉन प्रिमिटिव होगी यानी सेंटर्ड होगी, वो सेंटर ऑफ क्यूब में, दैट इज बीसीसी। एफसीसी की बात करते हैं। बॉडी सेंटर्ड का मतलब यही है कि बॉडी के सेंटर में है। ठीक है, थर्ड इज फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, ठीक है, यूनिट सेल या फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बेसिकली, और अच्छा लिखो एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और अच्छा नाम लिखो। ठीक है, अच्छे नाम पर अच्छे पैसे नंबर मिलते हैं, अच्छे पैसे समझो, अच्छे नंबर। ठीक है, एफसीसी का मतलब समझो, फिर से एक क्यूब बनाना है। देखो इसमें होता क्या है, अभी बताऊंगा। देखो होता क्या है, इनके क्यूब के 8 कॉर्नर पर तो प्रेजेंट होते ही हैं एटम, 8 कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं, इसके साथ 6 फेस होते हैं हर फेस के सेंटर पर, यानी हर फेस के सेंटर पर एटम प्रेजेंट होता है, हर फेस के सेंटर पर। देखो ऊपर वाले, साइड वाले, नीचे वाले। अब जो इसके पीछे वाला फेस है उसके सेंटर पर, जो इसका आगे वाला फेस है इसके सेंटर पर, तो ये पीछे वाले फेस के सेंटर पर हो गया और ये आगे वाले फेस के सेंटर पर हो गया। तो बेसिकली ये होगी एफसीसी। ईसीसी क्या होती है, इसको समझो। ईसीसी टाइप ऑफ यूनिट सेल पढ़ लो, इसको पढ़ते हैं हम एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल क्यूब में देखेंगे, पर ये क्यूब में होती नहीं है, हाइपोथेटिकल है, समझो। एक क्यूब बनाओ, देखो जब मेरा एटम कॉर्नर के साथ साथ कोई भी 2 अपोजिट फेस पर प्रेजेंट हो, कोई भी 2 अपोजिट, फिक्स नहीं है, कोई भी 2 अपोजिट फेस पर प्रेजेंट हो, चाहे वो ऊपर नीचे वाले पर हो जाए, तो सिर्फ पर 2 पे ही होना चाहिए, सिर्फ अपोजिट पर। ये हो गया, दिस इज एंड सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ईसीसी। ठीक है, सॉरी एंड सेंटर्ड यूनिट सेल होगी बेसिकली। आई बात समझ में, एंड सेंटर्ड समझो। क्यूबिक में होती नहीं है, ये बात याद रखना। क्यूबिक इसको बस ये हाइपोथेटिकल समझने के लिए, इसलिए इसको साफ भी कर दो, चाहे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल है। ठीक है, ये 2 अपोजिट फेस पर, किसी भी फेस पर रख दो, यहाँ रख दो, चाहे इन दोनों पर रख दो, एक ही बात है, चाहे आगे पीछे वाले पर रख दो, पर सिर्फ 2 पर ही रहेगी, कोई भी 2 पर प्रेजेंट हो। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ईसीसी। तो ये एक ऊपर रख लो, एक नीचे रख लो, ईसीसी 2 फेस के सेंटर पर हो बस, ये ईसीसी की टाइप की यूनिट सेल होगी। ठीक है, ये चारों टाइप की यूनिट सेल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते हैं, इसको साफ करते हैं। अब हम चलते हैं अपने ब्रेवियस लैटिस की तरफ, बहुत नाम सुना होगा ब्रेवियस लैटिस का। समझते हैं। ठीक है, देखो होता क्या है, ब्रेवियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 14 लैटिस दिए थे, 14 लैटिस सिस्टम दिए, 14 टाइप के लैटिस दिए, 14 टाइप के लैटिस दिए, यानी लैटिस क्रिस्टल दिए, यानी क्रिस्टल सिस्टम दिए, 14 टाइप के क्रिस्टल दिए। उन्होंने कैसे ऑब्टेन किया, देखो जो मेरे 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, कौन कौन से होते हैं याद रखना। क्यूबिक, देखो ये इसको ऐसे याद रखते हैं, CTOHRMT। देखो इसका क्यू टावर मदर एक करके और भी होता है, पर वो मैं याद नहीं करा था क्योंकि इससे मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूंगा इस पैटर्न से। CTOHRMT क्यूबिक टेट्रागोनल ऑर्थोरोम्बिक हेक्सागोनल रोम्बोहेड्रल, इसको ट्राइगोनल भी बोलते हैं, इसी को हम ट्राइगोनल भी बोलते हैं, रोम्बोहेड्रल को भी, और इसको मोनोक्लिनिक और इसको ट्राइक्लिनिक बोलते हैं। ठीक है, दीज आर द 7 क्रिस्टल सिस्टम प्लस 4 टाइप की यूनिट सेल, 4 टाइप की यूनिट सेल। 4 टाइप की यूनिट सेल कौन कौन सी, सिंपल क्यूबिक, BCC, FCC, ECC। ठीक है, एंड सेंटर्ड, ठीक है, ECC। ये 4 टाइप की यूनिट सेल और ये 7 क्रिस्टल सिस्टम मिलकर 14 टाइप के लैटिस फॉर्म करते हैं, जिनको हम ब्रेवियस लैटिस फॉर्म बोलते हैं। कैसे करते हैं कि अभी मैं दिखाता हूँ, एक चार्ट बनाता हूँ कि
कौन सा किसका एग्जाम्पल होता है, कौन सा क्रिस्टल सिस्टम फॉर्म होता है। बेसिकली दीज आर द ज्योमेट्री, क्रिस्टल सिस्टम मतलब दीज आर द ज्योमेट्रीज जो मेरी क्रिस्टल में पाई जाती हैं। जैसे NaCl क्यूबिक टाइप का क्रिस्टल होता है, ठीक है, इस टाइप की ये मिलकर 14 ब्रेविस लैटिस बना देती हैं। और ये कब फॉर्म होती है, जब ABC और अल्फा बीटा गामा मतलब यूनिट सेल के पैरामीटर चेंज होंगे। जब वो 6 पैरामीटर बनाए हैं यूनिट सेल के वो चेंज होंगे, तब ये एनर्जी ये क्रिस्टल सिस्टम फॉर्म होंगे। तो देखो ब्रेविस लैटिस फॉर्म करते हैं कैसे, 14 ब्रेविस लैटिस फॉर्म होंगे, सबसे भी इजी वे में याद करो, ठीक है। तो यहां लिखो टाइप ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। दूसरा लिखो एजेस रिलेशन, जो एजेस हैं या एक्सेस बोली बेसिकली एजेस के बारे में, यहाँ एंगल्स के बारे में, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल के बारे में लिख लो, क्रिस्टल का कौन सा एग्जाम्पल होता है, प्लस यहाँ ब्रेवियस लैटिस के बारे में लिखेंगे कि कौन सा यूनिट सेल प्रेजेंट होती है उसमें, बेसिकली यूनिट सेल में, या लैटिस के बारे में कि लैटिस कौन सा बनेगा, ठीक है। पहला सिस्टम वही याद रखेंगे, CTOHRMT याद रखेंगे। C फॉर क्यूबिक, T फॉर टेट्रागोनल, O फॉर ऑर्थोरोम्बिक, H फॉर हेक्सागोनल, R फॉर रोम्बोहेड्रल, M फॉर मोनोक्लिनिक, T फॉर ट्राइक्लिनिक, ठीक है। रोम्बोहेड्रल इज ऑल्सो ट्राइगोनल सिस्टम, एक ही बात है, ठीक है। देखो अब एजेस का रिलेशन कैसे याद रखेंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में ये 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है, उनकी एक बार चेहरा देख लेंगे कि कौन सा कैसे दिखता है। अब मैं दिखाता हूं कैसे फॉर्म होते हैं। देखो एजेस के रिलेशन याद रखो, A = V = C होगा इसमें क्यूबिक में, ठीक है। और एंगल्स का रिलेशन क्या होगा, अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। देखो ये 6 जब ABC तीनों इक्वल हो और अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के इक्वल हो, तो बेसिकली मेरे क्यूबिक में ऐसा होता है। तो ये इन 6 पैरामीटर्स के बेस पर क्यूबिक फॉर्म हुआ होगा, ठीक है। अब देखो याद कैसे करते हैं, एजेस के रिलेशन सबके लिए कैसे याद रखने हैं। देखो दोनों सही हैं, एक को तोड़ दो, अब अगले में दोनों को तोड़ दो। देखो क्योंकि नीचे जब जाते हैं हमारे, मैंने जो सिमेट्री बताई हैं वो कम होने लगती हैं, सिमेट्री कम होने लगती हैं तो एक्सेस और एंगल्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, मतलब अलग अलग होने लगते हैं। तो देखो ये एजेस को दोनों सही थी, मतलब A = B = C था, एक को तोड़ दो, मतलब A = B और C को अलग कर दो, दोनों को तोड़ दो। अब दोनों के बाद एक को सही करो, A = B ≠ C। उसके बाद दोनों को सही कर दो, A = B = C। अब फिर लास्ट में ये तो बहुत ज़्यादा डिसिमेट्रिक होते हैं तो दोनों को तोड़ दो। भैया यही तरीका होता है इसको, इसीलिए C2HRMT से याद रखते हैं। अब एंगल्स की बात करें, पहले 3 में अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री होता है, पहले 3 में तो 90 डिग्री ही रहेगा। फोर्थ की बात करेंगे, देखो यहाँ एक्सेस तोड़ी थी तो एंगल को सेम रखा, पर यहाँ एक एक्सेस को ठीक करा है तो उसका भुगतान एंगल पर भरना पड़ेगा। तो मतलब एक्सेस ठीक हुई तो एक एंगल ब्रेक होगा, मतलब अल्फा = बीटा = 90 डिग्री पर गामा = 120 डिग्री, मतलब गामा 90 नहीं है वो 120 है, मतलब गामा अल्फा बीटा के इक्वल नहीं है, क्योंकि एक एक्सेस ठीक करिए तो एंगल को भुगतना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा रोम्बोहेड्रल में यहाँ दोनों एक्सेस ठीक कर दी तो भैया मेरे एंगलों को भुगतना पड़ेगा, दो सैरों को, मतलब अल्फा = बीटा = गामा तो होगा, पर कोई सा भी ना अल्फा ना बीटा ना गामा कोई भी 90 डिग्री के इक्वल नहीं होना चाहिए भैया। एक्सेस भले इक्वल है, रोम्बिक मैथ्स में ही पढ़ते हैं ना, रोम्बस, वो रोम्बोहेड्रल ऐसे ही तो होता है, ABC रोम्बस ऐसे ही तो होता है, ठीक है, कि ABC तो इक्वल होती हैं, एक्सेस तो सारी इक्वल होती हैं, पर एंगल कोई सा भी 90 डिग्री नहीं होता है। एक्सेस तो ये A, B और C, ABC तीनों इक्वल होंगी पर कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। ये 89 हो गया मान लिया, इक्वल होंगे पर कोई भी 90 डिग्री नहीं होता। रोम्बस जो बनाते हैं, ठीक है, रोम्बोहेड्रल उसी से आया है, ठीक है। अब देखो यहाँ एक्सेस मोनोक्लिनिक में टूटी हुई है तो पर एंगल पे क्या फर्क पड़ेगा, एंगल अल्फा = बीटा अल्फा = गामा = 90 डिग्री, ठीक है, पर बीटा यहाँ ना 120 डिग्री होगा ना ही 90 डिग्री होगा, मतलब बीटा ना तो 120 है ना 90 है, अल्फा और गामा 90 है पर बीटा ना ही 90 है ना ही 120 डिग्री। इसको और साफ करके लिख लो, बीटा ना 120 डिग्री है ना ही
90 डिग्री है, ठीक है। तो बीटा ना इनके अलावा कोई अलग एंगल है, बीटा कुछ भी हो सकता है 120 और 90 के अलावा, पर अल्फा गामा 90 डिग्री है, तब मेरा क्रिस्टल मोनोक्लिनिक होगा, पर उनकी एजेस इक्वल नहीं होनी चाहिए। और ट्राइक्लिनिक तो बहुत ज़्यादा डिसिमेट्रिक होता है, अल्फा ना ए इक्वल्स टू बी ना इक्वल्स टू सी, ना अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, तीनों इक्वल भी नहीं होते और 90 डिग्री के इक्वल भी नहीं होते। ये इस तरीके का याद होता है, कैसे कि एक एक एक्सेस को, एक को तोड़ो, दूसरी को तोड़ो, एक को सही करो, दोनों को सही करो, फिर दोनों को तोड़ दो। इसमें 3 एंगल शुरू में अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, फिर यहाँ एक एक्सेस ठीक करी तो एक एंगल को तोड़ना पड़ेगा, पर उसे 120 बनाना पड़ेगा, क्योंकि हेक्सागन में एक एंगल 120 देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ दोनों को सही कर दिया तो तीनों एंगल में से कोई सा भी 90 के इक्वल नहीं, यहाँ दोनों को ब्रेक कर दिया, पर अल्फा गामा 90 है, यह याद कर लेना, बीटा 120 भी नहीं है, अल्फा बीटा ए बी सी तीनों इक्वल नहीं है, ठीक है। इसको ऊपर लिख लूँ कभी मिस हो जाए, ये इज नॉट, यहाँ अल्फा बीटा गामा ना 90 के इक्वल हैं और ना ही मेरी एजेस इक्वल हैं, तो ये मोस्ट डिसिमेट्रिक, मतलब सबसे ज़्यादा सिमेट्री होती है किसी क्रिस्टल में वो क्यूबिक में, और सबसे ज़्यादा डिसिमेट्रिक क्रिस्टल होता है दैट इज ट्राइक्लिनिक। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूँ तो देखो इसके एग्जाम्पल होते हैं NaCl, ZnS ब्लेंड, जिंक ब्लेंड होता है क्रिस्टल, और एक ZnS वुडजाइट होता है। मैं बता रहा हूँ ना, अगर आपको सॉलिड स्टेट के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, कोई भी चीज़ के बाद समझ में ना आए और उसको हायर लेवल तक जाना है, ठीक है, बोर्ड से आगे तक, तो हमारे ही यूट्यूब चैनल पर सॉलिड स्टेट दोबारा से पढ़ा हुआ है भाई, वो नेट के लिए, गेट के लिए, IIT जैम के लिए, JEE के लिए पढ़ा हुआ है, वो वाला देखो, ठीक है। JEE के लिए तो ये भी सफिशिएंट है, पर नेट गेट के लिए अगर ज़्यादा देखना है, इन सब के क्रिस्टल कैसे फॉर्म होते हैं, सब कुछ पढ़ाया हुआ है मैंने वहाँ बहुत अच्छे से, पर यहाँ सिर्फ बोर्ड के हिसाब में मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता, वरना आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि आपको उस लेवल तक नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपकी बुक्स में भी नहीं है और ना आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आप सिर्फ रिलेवेंट पढ़िए, NaCl हो गया, ZnS हो गया, कॉपर का क्रिस्टल हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूँ टेट्रागोनल की, ठीक है, तो इसमें वाइट टिन हो गया, वाइट SN बेसिकली टिन हो गया, SnO2 हो गया, ठीक है, TiO2 हो गया, ये क्रिस्टल, ये टाइप, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल की बात करता हूं मैं, तो ऑर्थोरोम्बिक में मेरी सबसे पहले तो रोम्बिक सल्फर होगी, रोम्बिक सल्फर, देखो रोम्बिक सल्फर कभी भी रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल का पार्ट नहीं होती भैया, याद रखेंगे, हमेशा रोम्बिक सल्फर ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल का पार्ट होती है। तो रोम्बिक सल्फर हो गया, ठीक है, KNO3 हो गया, पोटेशियम नाइट्राइड का क्रिस्टल हो गया, ठीक है। अगला पढ़ते हैं हेक्सागोनल क्रिस्टल। तो हेक्सागोनल क्रिस्टल में मेरे कौन कौन से आ गए, ग्रेफाइट का क्रिस्टल हो गया, ग्रेफाइट हेक्सागोनल ही तो था, इसका स्ट्रक्चर तो लास्ट लेक्चर में देखा भी है, ठीक है, देख लो, दो एक इस तरीके से होती थी ना हेक्सागोनल लेयर टाइप, तो देखो A और B तो इक्वल हैं पर C के इक्वल नहीं है, एक B के इक्वल है पर C के इक्वल नहीं है, ठीक है। एक एंगल ये वाला देखो, C और B के बीच का एंगल 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एक ऐसे दो प्लेन है ना, एक सॉरी इसको समझो, इस तरीके से प्लेन है ना, एक बॉन्ड AB का बॉन्ड इस प्लेन में और BC का बॉन्ड इस प्लेन में, ये तो 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। दूसरा एंगल भी 90 डिग्री बन रहा होगा A के साथ भी C का, पर BA के बीच का एंगल 120 डिग्री बन रहा होगा, तो बन गया ना हेक्सागोनल का, ग्रेफाइट हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया हेक्सागोनल का, ठीक है, इसका ग्रेफाइट हो गया। अगला एग्जांपल ZnO हो गया, CdS हो गया, ठीक है, कैडमियम सल्फाइड ZnO क्रिस्टल, ये सब हेक्सागोनल से क्रिस्टल फॉर्म करते हैं। रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल की बात करूं मैं तो कैल्साइट क्रिस्टल इसी का होता है, कैल्साइट क्रिस्टल, ठीक है, CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल को कैल्साइट क्रिस्टल बोलते हैं, और HgS इसको हम सिनेवार बोलते हैं, सिनेवार का क्रिस्टल भी इसी का होता है। ये पूछा जा सकता है सिनेवार और कैल्साइट का क्रिस्टल किसका होता है, रोम्बोहेड्रल का, तो ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मोनोक्लिनिक की बात करूं तो भैया मोनोक्लिनिक सल्फर होती है, इसका एग्जांपल एनसीईआरटी में दे भी रखे हैं, ये एग्जांपल मोनोक्लिनिक सल्फर होती है इसका एग्जांपल। ट्राइक्लिनिक की बात करूं तो ट्राइक्लिनिक में कॉपर सल्फेट .5H2 ऐसे ऐसे एग्जांपल होते हैं। बोरिक एसिड H3BO3 बोरिक एसिड, ये ऊपर लिख देता हूँ यार, क्या पता दिख ना रहा हो, ठीक है, H3BO3 ये इसका मोनोक्लिनिक का एग्जांपल होता है, ठीक है। अब इनमें यूनिट सेल के टाइप में आते हैं। देखो क्यूबिक में मेरे 3 टाइप की यूनिट सेल होती हैं, सिंपल क्यूबिक, इसको दूसरे पेन से करता हूं यार, देखो कौन कौन सी होती है, सिंपल क्यूबिक, BCC बॉडी सेंटर्ड और FCC, 3 टाइप की यूनिट सेल यहां होती हैं। दूसरा होता है टेट्रागोनल, उसमें कौन कौन सी होती है मेरी, सिंपल क्यूबिक और BCC,
ठीक है। तीसरा होता है मेरा ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में मेरे सिंपल क्यूबिक, BCC, FCC और ECC 4 होती हैं, ठीक है। देखो वो पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल सिस्टम हैविंग ऑल टाइप ऑफ यूनिट सेल, ऑल द 4 टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, दैट इज सिंपल क्यूबिक, सो 4 टाइप ऑफ यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक, BCC, FCC, ECC। तो उसका एग्जांपल होगा ऑर्थोरोम्बिक में चारों टाइप की यूनिट सेल होती हैं। हेक्सागोनल में मेरी सिर्फ सिंपल क्यूबिक होगी, रोम्बोहेड्रल में मेरी सिंपल क्यूबिक प्लस ECC एंड सेंटर, एंड सेंटर 2 में बनती है, सिर्फ रोम्बोहेड्रल में और याद रखेंगे ऑर्थोरोम्बिक में। और लास्ट वाली ये तो बहुत डिसिमेट्रिक है, इनमें सिर्फ सिंपल क्यूबिक टाइप ऑफ यूनिट सेल होगी, ठीक है। तो देखो ब्रेविस लैटिस कैसे फॉर्म हुए, 7 टाइप की क्रिस्टल सिस्टम है और 4 टाइप की टोटल यूनिट सेल होती है। तो टोटल कितने क्रिस्टल सिस्टम, कितने लैटिस सिस्टम फॉर्म होने चाहिए थे? 14। क्या 14 फॉर्म हुए क्या? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 टोटल टाइप लैटिस सिस्टम 14। यही 14 टाइप के ब्रेविस लैटिस होते हैं। इन पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, सब्जेक्टिव तो नहीं बनते हैं, बहुत कम बनते हैं। ऑब्जेक्टिव बहुत सारे बन सकते हैं। क्या कि किस में चारों टाइप की लैटिस फॉर्म होती हैं, किस में ECC फॉर्म होती है। ECC सिर्फ किस में होगी याद रखना, रोम्बोहेड्रल में और ऑर्थोरोम्बिक में। पूछ सकता है BCC किस में होगी, तो BCC किस में होगी, शुरू के 3 वालों में BCC, क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक। सिंपल क्यूबिक कौन सी ऐसी यूनिट सेल है जो 7 क्रिस्टल सिस्टम में फॉर्म होती है, दैट इज सिंपल क्यूबिक, हर एक में फॉर्म होती है। इस टाइप के क्या बन सकते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। ये बेसिकली ब्रेवियस लैटिस फॉर्म करके दिखाए। ये चार्ट आपको याद आना चाहिए। एजेस के रिलेशन पूछ सकता है वो कि हेक्सागोनल का रिलेशन बता दो, 4 रिलेशन ऑप्शन में दे देगा, बोल देगा कौन सा हेक्सागोनल का है, टच कर दो, मतलब टिक कर दो बेसिकली। A = B = C, अल्फा बीटा = बीटा = गामा = 90 डिग्री, अल्फा = बीटा = 90 डिग्री, गामा 120 डिग्री। ऐसी 4 ऑप्शन बना देगा कुछ भी, पर आपको याद होना चाहिए कौन सा रिलेशन किसका है, ठीक है। ये 14 ब्रेवियस लैटिस कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम अगले लेक्चर में, इस लेक्चर को हम यहीं खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम देखेंगे क्या, हम देखेंगे कि कैसे कैसे कंट्रीब्यूशन होता है एटम्स का मेरे यूनिट सेल में, कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल देखेंगे। और उसके बाद अगले में पैकिंग देख लेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी ऐसी जल्दी जल्दी कर देते हैं। देखते हैं समझ में आ रहा है बताओ, कमेंट करके बताओ। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, मैं अगले में पहले रिकैप कराऊंगा पुराने का और फिर अगला पढ़ाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आगे दौड़ पीछे छोड़, पीछे वाला भी याद रखना है, इस बात को याद रखेंगे। और आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। बिल्कुल ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो, बोर्ड में अच्छे नंबर आने हैं। थैंक यू सो मच।